आज का हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट लॉस। शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस और बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल इसका वेटेज बहुत बढ़ गया है। ये मेरा परिचय है छोटा सा, और चलिए शुरू करते हैं। वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, हमने उनको आसानी तरीके से समझने के लिए 4 भागों में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। पहले हम पढ़ेंगे ऐसे लॉस के बारे में जो मेनली ट्रीज़, पेड़ पौधों से रिलेटेड हैं। दूसरे में पढ़ेंगे जो वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटेड हैं या स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी, ये सब है। तीसरी कैटेगरी रहेगी हमारी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज रहते हैं, जिसमें ये 3 लॉज हम पढ़ेंगे। लास्ट में एक हम जुडिशियल एक्ट भी पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं, अगर उनका पालन नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी है। चलिए शुरू करते हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहली चीज़ यही आती है जो पूछी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब कहाँ दिया हुआ है, कहाँ से पावर ड्रॉ करके ये सारे एक्ट बनाए जाते हैं। तो आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51G। 48A क्या है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो है इनको प्रोटेक्ट करें, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को। और यही चीज़ जो गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दी गई है 48A में, वही ड्यूटी सिटीजन्स को दी जाती है फंडामेंटल ड्यूटी के तौर पे कि हमारा जो नेचर है, फॉरेस्ट है, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, ये हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इसको प्रोटेक्ट करें। तो 2 चीज़ें याद कर लेंगे, आर्टिकल 48A। और ये याद करने की एक और चीज़ है कि ये जो दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, ये कब ऐड करी गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। उसी से हमारे ये दोनों आर्टिकल ऐड किए गए थे। तो ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज यही आता है कि फॉरेस्ट को डिफाइन करना बहुत टफ है। कई तरीके से हम लोग फॉरेस्ट को, यानी कि जंगल को डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो एक ये होता है कि डिक्शनरी डिफिनीशन। डिक्शनरी डिफिनीशन क्या करेंगे हम, क्या कहता है हमारा डिक्शनरी कि कोई भी एरिया है जहाँ पे ट्रीज़ हैं या बुशेस हैं या प्लांट्स लगे हुए हैं तो वो फॉरेस्ट है। जंगल वो इलाका है जहाँ पेड़ पौधे, झाड़ी इत्यादि लगे हुए हैं। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, कोई टेक्निकल टर्म इसमें नहीं होता। थोड़ी टेक्निकल डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, FSI, वो क्या यूज़ करता है फॉरेस्ट के लिए कि कम से कम 1 हेक्टेयर एरिया होना चाहिए और उसमें कैनोपी होनी चाहिए 10%, और जो ट्रीज उसमें लगे हैं मिनिमम हाइट उनकी 2 मीटर पहुंचनी चाहिए। 1 हेक्टेयर का एरिया होना चाहिए, 10% कैनोपी होनी चाहिए। कैनोपी क्या है? कोई ये एक एरिया है और इसमें पौधे लगे हुए हैं, ट्रीज़ लगे हुए हैं। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये ट्रीज़ दिखाई पड़ेंगे और ये बीच का खाली एरिया भी दिखाई पड़ेगा। जितने एरिया में ट्रीज़ लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो अगर टोटल एरिया का कितना % है, यानी कि मान लेते हैं इसने ढेर सारा कवर कर लिया, तो टोटल एरिया अगर 100 था और 25 के एरिया में ये लगे हुए हैं तो आपका 25/100 × 100 यानी कि 25% क्या हो गया? कैनोपी। ऊपर से जब आप देखते हैं तो आपके एरिया का कितना % ग्रीनरी से ढका हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में यही क्या होता है? कैनोपी होता है। तो एक टेक्निकल डिफिनेशन हो गई कि 1 हेक्टेयर एरिया कम से कम होना चाहिए, 10% कैनोपी होनी चाहिए, और जो भी उसमें ट्रीज लगे हैं वो कम से कम 2 मीटर हाइट में होने चाहिए। एक और डेफिनेशन हो सकती है लीगल डिफिनेशन। वो क्या है कि गवर्नमेंट के जो लैंड रिकॉर्ड हैं, सरकार के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, रेवेन्यू के हों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उसमें जिस भी लैंड को फॉरेस्ट बोल दिया गया है वो फॉरेस्ट हो गया। मौके पे वहाँ पे फॉरेस्ट लगा हो चाहे ना लगा हो। तो 3 तरीके की डिफिनेशन हो सकती हैं। अब ये जानने के बाद हम पढ़ते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। 1927 मतलब आप समझ सकते हैं कि किस टाइम का एक्ट है ये? ब्रिटिश टाइम का, अंग्रेज़ों का शासन था इंडिया पे। तो अभी क्या था कि ये जो एक्ट होगा ये कैसा होगा? कॉलोनियल इन नेचर होगा, यानी कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा कह सकते हो, और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स के लिए होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो इंडिया का भला नहीं चाहते थे, अपनी
कंट्री इंग्लैंड का भला चाहते हैं, तो वो चाहते थे मैक्सिमम रिसोर्स जो इंडिया से निकाल सकते हो निकाल लो। तो शुरू करते हैं इस एक्ट के बारे में। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, 2-3 बातें हैं कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस से डिफाइन करता है कि क्या क्या है। टिम्बर, जंगल से आपको जो लकड़ी मिल गई, रेजिन्स जो मिलते हैं जंगल से, और क्या क्या हो सकता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, हनी हो गया। तो मतलब जंगल से आपको फॉरेस्ट से कोई भी प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। और ये सब क्यों बता रहे हैं, कह रहा फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे राइट किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का राइट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का राइट है। पहली चीज़ ये है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ये बताता है। और उस सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे राइट किसका है, गवर्नमेंट का, यानी कि सरकार का। कोई भी एक्ट अगर हम देखेंगे तो हमेशा मोस्टली यही फॉर्मेट होता है कि पहला जो उसका सेक्शन होता है, एक्ट के पहले सेक्शन में वो टाइटल की बात करता है कि हमारे एक्ट का नाम क्या है। दूसरे में आमतौर पे डेफिनेशंस की बात की जाती है। ये लगभग हर जगह फॉलो होगा, इसका ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगा। तो ये 3 तरीके के फॉरेस्ट बताता है। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा है विलेज फॉरेस्ट। इस एक्ट के हिसाब से जो फॉरेस्ट है उसको इसने 3 तरीके के क्लासिफिकेशन में बांट दिया। रिजर्व फॉरेस्ट कौन से हैं, जो गवर्नमेंट ने रिजर्व कर लिए, यानी कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट का सारा राइट है, यानी इसमें प्रोटेक्शन क्या है, हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन है। यहाँ पे पब्लिक की कोई एंट्री नहीं, रिजर्व फॉरेस्ट से आप लकड़ी नहीं ले सकते, वहाँ अपने जानवरों को चराने नहीं ले जा सकते, वहाँ से जलौनी यानी जलाने की लकड़ी नहीं निकाल सकते, वहाँ के फल फ्रूट नहीं कलेक्ट कर सकते। पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व कर लिया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, ये भी प्रोटेक्टेड है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ से पेड़ काट के लेके चले आओ। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट से कम है। कुछ राइट्स यहाँ पे लोकल लोगों को दे दिए जाते हैं, चराने के, छोटी मोटी फायरवुड यानी लकड़ी जलाने वाली इकट्ठा करने के। और विलेज फॉरेस्ट क्या है, बेसिकली ये भी रिजर्व फॉरेस्ट ही है, लेकिन इसका मैनेजमेंट जो है ना गवर्नमेंट ने किसी विलेज को दे दिया। तो ये जल्दी दिखता नहीं है, बहुत रेयर है। मेन आप 2 याद कर लीजिए, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रिजर्व फॉरेस्ट, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस की अगर बात करें तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 में हम बात करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। मैंने पहले बताया सेकंड सेक्शन में आमतौर पे क्या होती है, डेफिनेशंस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट आपको मिल सकता है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मोटा मोटा देखे तो। और वो सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ओनर कौन है, गवर्नमेंट है। 52 की हम बात करते हैं, सेक्शन 52, तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि सीज कर सकते हैं। अगर किसी गाड़ी पे लकड़ी लदी जा रही है तो उसको कोई फॉरेस्ट ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर भी हो सकता है और पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। पुलिस ऑफिसर यूजुअली एसआई या उससे ऊपर का होना चाहिए, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर रैंक का है, उससे ऊपर का होना चाहिए। और कोई भी फॉरेस्ट ऑफिसर हो तो वो सीज कर सकता है। 64 में हम बात करते हैं, अरेस्ट करने की बात होती है, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है, अरेस्ट विदाउट वारंट। बात ना कि ये अंग्रेजों के टाइम का एक्ट है तो इसमें बहुत सारी पावर्स हैं। किसी मैजिस्ट्रेट से वारंट की आवश्यकता नहीं। किसी फॉरेस्ट ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर आपने इस एक्ट के खिलाफ कोई क्राइम किया है, इसके अंतर्गत डायरेक्ट आपको अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। और 69 भी खतरनाक प्रोविज़न है। देखें क्या इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि आपने अपराध किया है, आपने क्राइम किया है, यूजुअली जिम्मेदारी होती है पुलिस की प्रूव करने की कि आपने ऐसा किया है। पर इस एक्ट में ऐसा दिया हुआ है, आप लकड़ी लेके जा रहे हो, आप कहते रहो कि मैं अपने खेत से काट के लेके आ रहा हूँ, कहीं से लेके आ रहा हूँ, पर सेक्शन 69 अगर इन्वोक कर दिया अथॉरिटीज़ ने तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है कि आप प्रूव करो आप जंगल से लकड़ी काट के लेके नहीं आए हो। तो हम प्रोविजंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोविजंस हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि ये 1927 का एक्ट है, ब्रिटिश एरा का कॉलोनियल एक्ट है। और सेक्शंस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है नॉर्मल एग्जाम्स के लिए। एसआई का या कोई पेपर दे रहा है तो उसमें 2-3 सेक्शन स्पेशली ये दोनों तो देख सकता है वो। 2 साल तक की जेल इसमें आमतौर पे हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। 1980s के समय देश में ऐसा दौर चल रहा था कि हम जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन फुल स्विंग में था, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा था
और उसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा था कि ये हमारे इधर आप देख सकते हो फॉरेस्ट है, और इधर हमारे जो एग्रीकल्चर है ना, जो खेती हो रही थी, वो फॉरेस्ट को लोग काट दे रहे थे, पेड़ों को काट के वहाँ पे खेत बना दे रहे थे। इनफैक्ट 1976 में आपका आया नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, और उसमें भी यही बात करी गई कि जितनी स्पीड से हमारे फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन के लिए, इकोलॉजी को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और हमारा जो फॉरेस्ट भी था ना, फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट था वो कहीं ना कहीं कॉमर्शियल था। हम ये नहीं सोचते थे कि हम ऐसे ट्रीज़ वहाँ पे लगाएं कि हमारी लोकल इकोलॉजी को सपोर्ट करें, हमारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करें। हम ये सोचते थे कि खूब सारा हम लोग वहाँ पे टीक लगा दें, सागौन जिसे कहते हैं, साल लगा दें जिसे साखू कहते हैं, ताकि वो बड़े हों, फिर उनको काटा जाए तो ढेर सारा पैसा है। तो हमारा जो मैनेजमेंट था कहीं ना कहीं कॉमर्शियल था, और एग्रीकल्चर का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तो बहुत चैलेंजिंग टाइम्स आ गए थे हमारे फॉरेस्ट के लिए, उनको बचाना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में आता है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अभी 2023 में 2023 में इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम हो गया है वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। यही इसका नाम हो गया है, इंग्लिश में भी यही नाम लिखते हैं। संरक्षण यानी कंजर्वेशन की बात पहले भी हो रही थी, संवर्धन यानी कि उसको हम इनरिचमेंट की भी बात करते हैं कहीं ना कहीं, कि हमारे जो फॉरेस्ट हैं हमें केवल उनको बचाना ही नहीं है, उनको इनरिच भी करना है। इनरिच कैसे करेंगे हमारे फॉरेस्ट को? हम बायोडाइवर्सिटी बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि एक ही प्रजाति हमने एक ही स्पीसीज लगा दी, टीक और साल लगा दिया ढेर सारा, और हम उनको डेंस करें, डेंसिफिकेशन करें। बीच बीच में जहाँ कैनोपी कवर कम है, पेड़ नहीं है जहाँ पे, वहाँ और सारे पौधे लगाए जाएं। तो नाम इसका बदल के हो गया वन संरक्षण एंड संवर्धन अधिनियम। ये और होना चाहिए, हिंदी में ही है सारा, तो वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम। अभी इस 2023 में जो अमेंडमेंट हुआ, इसने एक नई चीज़ इसमें ऐड की कि प्रियम्बल डाल दिया गया। प्रियम्बल हम कहाँ देखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं आमतौर पर इस एक्ट में भी प्रियम्बल डाल दिया गया। पहली चीज़, प्रियम्बल में 3 चीज़ें नोटिस करने वाली इंपॉर्टेंट है। पहला यही है कि नेट जीरो एमिशन, ये आप इन्वायरमेंट में वैसे भी पढ़ते हैं, जो प्रियम्बल में डाल दिया गया। तो एक्ट की वजह से इंपॉर्टेंट समझें, या समझें कि इन्वायरमेंट के जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेट जीरो एमिशन ये होता क्या है भाई? फैक्ट्रीज जो होती हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो उससे हमारे ग्रीन हाउस गैसेस बाहर निकलती हैं, यानी कि इमिशंस होते हैं। तो कंट्री में डेवलपमेंट होगा तो फिर इमिशंस होंगे, अवॉइड नहीं किया जा सकता। हम ये कर सकते हैं कि जितना हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उससे जो भी इमिशंस हो रहे हैं, जो भी चिमनी से धुआं निकल रहा है, उतना ज़्यादा अगर हम पेड़ पौधे बना देना, तो जितना इमिशन हो रहा है उतना ये सोख भी लेंगे। तो हम इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है। आप डेवलपमेंट अगर देश का आपको करना है तो इमिशंस होंगे ही होंगे, फैक्ट्रीज से होंगे, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, उससे समस्याएं होंगी। तो आप इसे रोक नहीं सकते। आप कर क्या सकते हो कि आप इतना ज़्यादा प्लांटेशन कर दो, नए पौधे लगाओ, जंगल नए उगा दो कि उतना वो बैलेंस कर ले। तो ये बोलता है कि 2070 में हमारा टारगेट है नेट जीरो एमिशन का। अगली चीज़ ये बात करता है एनडीसी। एनडीसी क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। किसी ने पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ये क्या होता है? नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। पेरिस एग्रीमेंट इस चीज़ की बात करता है कि हम किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे कि इंडिया इस साल आपको एनवायरनमेंट के लिए इतना काम करना ही करना है, या यूएसए को करना ही करना है। हर देश अपने लिए स्वयं डिसाइड करे, कंट्री खुद डिसाइड करे। तो नेशनली डिटरमाइंड यानी जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो स्वयं खुद से डिसाइड करेगा कंट्रीब्यूशन किस चीज़ के लिए? एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन को कम करने में, ग्रीन हाउस गैसेस जो निकल रही है, एमिशंस हो रहा है उसको घटाने में। तो अपना जो कंट्रीब्यूशन है ये हम खुद से डिसाइड करेंगे। तो इंडिया, अब यहाँ पे सिंक क्यों बना हुआ है? देख रहे हो ना आप, इसे सिंक बोलते हैं, किचन में लगा रहता है। सिंक का काम क्या रहता है कि भाई यहाँ से जो पानी निकलेगा ना नल से, वो आपके पूरे किचन में फैल ना जाए। फैल जाएगा तो फिर अव्यवस्था फैल जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो सारा यहीं पर रहे, मैनेज कर ले। इसी तरीके से हम इन्वायरमेंट में बात करते हैं। तो हम इन्वायरमेंट में किसकी बात करते हैं? कार्बन सिंक की बात करते हैं। भाई कार्बन सिंक क्या, वो कैसे होगा,
वो अगेन आपका जो ट्रीज़ हैं, प्लांटेशन है, उससे होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हो। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ट्रीज़ अपने लिए खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ना, और वाटर का यूज़ करते हैं, और सनलाइट होती है, और ये मिलके फिर बना देते हैं ग्लूकोज C6H12O6 आई गेस। तो एटमॉस्फेयर से हमारे कार्बन को हटाया जा सकता है। कैसे? ट्रीज़ के माध्यम से। तो वो किसका काम करेंगे? कार्बन के सिंक का काम करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है कि 2030 तक हम लोग 2.5 to 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट है उसका हम लोग सिंक डेवलप करेंगे। ठीक है ना? पहला क्या हो गया? 2070 तक हम अपना नेट जीरो एमिशन का टारगेट अचीव कर लेंगे। दूसरा क्या हो गया? हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये है कि 2030 तक हम लोग 2.5 to 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट जो सिंक है वो हम डेवलप करेंगे। यानी इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो खींच लें, इतने पौधे हम नए लगाएंगे। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के बारे में तीसरी बात क्या करता है कि हमारे देश का 1/3 एरिया हमारा टारगेट है कि हम ग्रीन कवर से ढक दें। यानी इंडिया जो है उसका 1/3 ज्योग्राफिकल एरिया पूरी तरीके से पेड़ पौधों से ढक जाए। अब ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसका एम क्या है? एम ये है कि 2 एम है इसके मोटे मोटे। डी रिजर्वेशन को ये रोकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, और नॉन फॉरेस्ट यूज़ पे। डी रिजर्वेशन क्या है? अभी हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में पढ़ा कि जो फॉरेस्ट की कैटेगरी होती है उसमें एक होता है कौन सा? रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत सारे राइट्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, पब्लिक के लिए आसान नहीं होता उससे कोई छेड़छाड़ करना। तो कहीं ऐसा ना करे कोई स्टेट गवर्नमेंट की कोई रिजर्व फॉरेस्ट है उसको डी रिजर्व कर दे, और डी रिजर्व हो जाएगा तो सारा जो प्रोटेक्शन है फॉरेस्ट का वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये यही रोकता है कि जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनका डी रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से ना कर दे। और दूसरा क्या है कि नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए डाइवर्जन, बेसिकली ये डाइवर्जन पे बैन लगाता है। यानी कोई फॉरेस्ट है और कल को सरकार कहती है कि इस फॉरेस्ट को काट देते हैं, यहाँ पे शॉपिंग मॉल बना देते हैं, तो वो नॉन फॉरेस्ट यूज़ हो गया ना, शॉपिंग वगैरह हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, खाने पीने का कुछ खोल दिया वहाँ पे। तो नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए फॉरेस्ट के लैंड को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, और इसी तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट को आप डी रिजर्व नहीं कर सकते। ये जो 2 बातें हैं, यही ये एक्ट हमारा सबसे मेन इसी पे फोकस करता है। अभी इसके अमेंडमेंट में जो 2023 में हुआ, एक एक्सेप्शन भी डाल दिया गया, 2-3 डाल दिए गए, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है कई एग्जाम्स के लिए कि आपका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जब बॉर्डर सेटल्ड हो गया वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। फिर पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे बॉर्डर हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल और एक्चुअल कंट्रोल के। इंटरनेशनल बॉर्डर इन सब से 100 किलोमीटर की बाउंड्री तक हमारा ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। पेनाल्टी, अब ये सुन के लग रहा है कि बड़ा हेवी एक्ट है, बहुत बड़ी पेनाल्टी होगी इसमें। कुछ नहीं है, केवल 15 दिन की जेल है, 15 डेज का इसमें पनिशमेंट है। तो सुनने में बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अक्सर इस एक्ट में ना बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर लेवल के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इस लेवल के लोग इसमें ये संभावना बनी रहती कि वो जेल चले जाएंगे। क्योंकि इस एक्ट में अगर डाइवर्जन हो गया फॉरेस्ट का ना नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए, या डी रिजर्वेशन हो गया, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ये इन राइटिंग प्रूव करना पड़ता है कि उसकी नॉलेज में नहीं था, ये नीचे वालों ने कर दिया। और अगर वो ऐसा नहीं प्रूव कर पाए तो उनको 15 दिन की जेल हो जाएगी, करियर ख़त्म हो जाएगा, आप समझ लो। इसलिए 15 दिन की जेल रखी गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो आपका वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम है 1980, अभी ये 2023 में नाम हुआ है। 3 चीज़ें प्रेम्बल में पढ़ ली और एक्सेप्शन पढ़ लिया। इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक ये लागू नहीं होगा। मेन इसका काम है क्या? डी रिजर्वेशन हमें रोकना है, और नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन रोकना है। 15 दिन की इसमें जेल है। और प्रवेश पोर्टल क्या है?
ये सब रोकने का काम मेन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए डाइवर्जन हो ही नहीं सकता। भाई आप देखते हो रोड है, रोड किनारे की ज़मीन आम तौर पे लैंड जो होती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर होती है। अब रोड किनारे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है ना, लगे हुए पेड़। अब पीछे किसी की ज़मीन है, अब वो चाह रहा है कि मैं पेट्रोल पंप खोल लूँ इस ज़मीन में। अब पेट्रोल पंप खोलेगा तो रास्ते में तो पेड़ है और वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है, तो डाइवर्जन तो करना पड़ेगा ना इस लैंड का, तभी पेट्रोल पंप चल पाएगा। तो ये एकदम रोकता नहीं है, रेगुलेट करता है, ठीक है ना। और परमिशन कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया कि भाई लोकल लेवल पे आपको हो सकता है कोई प्रेशर हो, आप डाइवर्ट कर दो, हमसे पूछो, हम बताएंगे क्या करना है। और ये पूछने के लिए प्रयोग किस चीज़ का होता है? परिवेश पोर्टल का। जितना भी फॉरेस्ट से रिलेटेड एनओसी है वो परिवेश पोर्टल के माध्यम से होता है, इसलिए इसको जान लें। आगे बात बढ़ते हैं और आज के लास्ट एक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सेकंड लास्ट, जंगल किसका है? सोचने की बात है भाई। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की अगर आप बात करोगे तो सरकार ने बोल दिया रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, सब कुछ सरकार का है, उसमें पेड़ पौधा जानवर जो भी है सब सरकार का है। तो ये बताओ, जैसे जंगल के अंदर कोई घर बना के 1000 साल से रह रहा है, तो क्या उसका क्या फॉरेस्ट पे कोई अधिकार नहीं है? उनके पुरखे 1000 साल से पता चला वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, वहीं हंटिंग करते हैं, वहीं एग्रीकल्चर करते हैं। तो जब आपने फॉरेस्ट को पूरी तरीके से गवर्नमेंट का डिक्लेयर कर दिया तो आपने ऐसे लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर दिया। तो अभी तक जितने एक्ट बन रहे थे ना, उसमें यही नज़रिया था गवर्नमेंट का, यही एटीट्यूड था कि भाई फॉरेस्ट के अंदर लोग नहीं चाहिए हमको और उनका कोई राइट नहीं है। हमारा फोकस सारा किस पे है? फॉरेस्ट पे, वाइल्ड लाइफ पे है। लेकिन फिर बाद में एक एक्ट आया जो ऐसे लोगों के लिए आया जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनके कुछ अधिकार हैं, उसको सरकार ने समझा, उसको स्वीकारा, और वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, शॉर्ट में जिसे हम लोग फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखना लिखा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी लिखा है और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स भी लिखा है। क्यों? क्योंकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, ये आपका एक लीगल रिकॉग्निशन है, लीगल टर्मिनोलॉजी है। सरकार की एक लिस्ट निकलती है बाकायदा कि फला ट्राइब्स को हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। कोई ऐसे लोग हों जो जंगल में रह रहे हैं 1000 साल से पर उस लिस्ट में नहीं आते वो, तो क्या फिर उनको कोई राइट नहीं मिलेगा? मिलेगा। इसीलिए इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ साथ अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर भी लिख दिया गया। यानी परंपरा के तौर पे जितने भी लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्रेडिशनल माने परंपरा जानते ही हम लोग, और डलिंग माने होता है रहना, तो डीलर माने हो गए रहने वाले। यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो सरकार ने डिक्लेयर कर दी हैं, उनके साथ साथ जंगल में जितने भी लोग रहते हैं परंपरागत तरीके से, उन सब के कुछ अधिकार हैं, रिकॉग्निशन, उनको हम पहचानेंगे, उनको कुछ अधिकार देंगे। इसीलिए एक्ट हमारा बनाया। ऐसा एक्ट क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया होगा? नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फोकस है फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन पे। वहाँ के अंदर जो रहते हैं लोग, उनके लिए जो एक्ट बनाया तो इसने बनाया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ट्राइबल मिनिस्ट्री शॉर्टकट में, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स का ही एक्ट है। अब ये बात करता है कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं लोग, जंगल में रहते हैं, उनको हम राइट्स देंगे, और किस तरह के राइट्स देंगे। इंडिविजुअल राइट्स की भी बात करते हैं, कम्युनिटी राइट्स की भी बात करते हैं। इंडिविजुअल राइट्स क्या है कि हम 4 हेक्टेयर तक की ज़मीन दे देंगे आपको, खेती करो, ठीक है ना। 4 हेक्टेयर तक देंगे, ये याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, 4 हेक्टेयर तक दे सकते हैं। हेरिटेबल है, यानी अगर किसी ट्राइबल व्यक्ति को सरकार ने राइट दे दिया कि ठीक है 4 हेक्टेयर तुम्हारा हो गया, तो उसके मरने के बाद वो ज़मीन, वो राइट्स उसके बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और नॉन ट्रांसफरेबल किस सेंस में है ये? सेलिंग नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते आप। हेरिटेबल यानी कि आपके जो सन या डॉटर हैं उनको तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना, विरासत में जिसे कहते हैं, लेकिन आप इनको बेच नहीं सकते। पता चले बेच के किसी को आप शहर निकल गए, फिर क्या फ़ायदा। और कम्युनिटी राइट्स यानी जो समुदाय को दिए गए हैं, किसी एक व्यक्ति की बजाय सबको एक साथ दिए गए हैं, वो क्या है? MFP क्या होता है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जंगल में शहद कलेक्ट करना, ठीक है ना,
पेड़ के पत्ते गिरते हैं, तेंदू होता है ना, उसकी बीड़ी बनती है, ये सब उसमें आता है। घास हो गई कई प्रकार की, उनसे पेपर बनता है, ठीक है। रेजिन्स होते हैं कई सारे, तो फ्रूट्स हो गए कई सारे। तो ये सब कलेक्ट करने का सबको अधिकार इस एक्ट के माध्यम से दिया गया। उसके लिए जेल नहीं में दिया जाएगा किसी को। अच्छा, मिलेगा किसको? कोई भी, आप कल को जंगल में चले जाओ, फिर सरकार से कहो कि 4 हेक्टेयर दे दो मुझको, ऐसा नहीं होगा ना। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्राइटेरिया ये है कि 13 दिसंबर 2005 इसका कट ऑफ डेट है। इसके बाद वाले लोगों को तो कंसिडर ही नहीं करना है। तो 13 दिसंबर 2005 को जो लोग 3 जनरेशन से, यानी कम से कम 75 ईयर्स से 3 जनरेशन से वो लोग वहाँ रहते थे, ऐसे लोगों को कंसीडर किया जाएगा। तो ये लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं कि भाई हमको इतनी ज़मीन दे दो या हमको ये कलेक्ट करने दो? सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सारे राइट्स किसके पास हैं? ग्राम सभा के पास। जंगल के अंदर जिस गांव में आप रहते हो उसके प्रधान के पास जाओ, उससे बोलो कि मुझे लैंड राइट चाहिए, तो ग्राम सभा प्रपोजल भेजेगी सब डिवीज़न लेवल कमेटी के पास, ठीक है ना, एसडीएम साहब लोग की अध्यक्षता में जो होती है। और यहाँ से भी अगर आपका प्रपोजल जो है उसको ग्रीन लाइट मिल जाती है कि आप ठीक कह रहे हो, रहते हो आप 3 जनरेशन से वहाँ पे, तो ये जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, जिसके हेड कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसे कहते हैं। और ये है आपके फाइनल अथॉरिटी। यानी आपको जंगल के अंदर अगर ज़मीन चाहिए तो ग्राम सभा से प्रस्ताव जाए, ठीक है ना, और वो सब डिवीज़न लेवल कमेटी के पास जाए, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास जाए, और वो अगर ओके कर देते हैं तो बधाई हो, जंगल के अंदर आपको ज़मीन मिल चुकी है। एक ये अच्छा प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है कई बार, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट किस एक्ट से बनाया गया है? कई बार हम लोग इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टिक करके चले आते हैं, मैं खुद कर चुका हूँ 1-2 बार। तो वाइल्ड लाइफ शब्द पे ना जाए, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का मतलब है कि ऐसा एरिया है जो पूरी तरीके से वाइल्ड लाइफ के लिए होना चाहिए, उस एरिया में हम लोग किसी को फॉरेस्ट राइट नहीं देंगे। तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है ओनली फॉर वाइल्ड लाइफ होना चाहिए, और ये क्रिएट करे गए हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट से, ठीक, इससे नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से नहीं किया गया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ एरियाज को क्रिएट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में बात करते हैं, छोटा सा एक्ट है, कैंपा की बात करते हैं। 2 एग्जाम्पल हैं आपके सामने, एक ये पौधा है, एक ये बड़ा सा पेड़ है। अभी मैं किसको काट दूं तो इन्वायरमेंट को ज़्यादा लॉस होगा? इसको काट दूं या इसको काट दूं? आंसर बड़ा ऑब्वियस है भाई, इसका कंट्रीब्यूशन जो है ना, है, बिल्कुल है, जीरो नहीं है ना, है, लेकिन कम है, और ये कंट्रीब्यूशन इसका बहुत है भाई। ढेर सारी ऑक्सीजन ये पैदा कर रहा है और ढेर सारा कार्बन ये खींच रहा है, सिंक का काम कर रहा है। यानी कि अगर मैं कोई ऐसा पेड़ काटूंगा जो बड़ा होगा तो इन्वायरमेंट को मैंने ज़्यादा लॉस पहुँचाना, 14 लॉस कर दिया। अब इसी को लेके चलेंगे आगे, अभी क्लियर हो जाएगा। 1996 में TN गोदावर्मन केस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, नाम याद रखिए, पूछ लेते हैं। तो इसने ये बोला, अब 1 साल में तो केस ख़त्म होता नहीं है, 1996 का, लेकिन चल रहा था वो। तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया इसी केस में। पहला ये कि भाई एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बनाना चाहिए, और उसके बाद NPV की बात की। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, नाम से देखो क्या होता है। कंपनसेट माने क्या होता है? कंपनसेट को हिंदी में कहते हैं मुआवजा, कंपनसेशन, मुआवजा या हर्जाना जिसे बोल देते हैं, कि अगर आपने पेड़ काटा ना तो आपने इन्वायरमेंट का लॉस तो कर दिया। अब इन्वायरमेंट का लॉस कर दिया तो आप पैसे भरो उसके, आप मुआवजा दो उसका, लेकिन किस चीज़ के लिए दो? उस पैसे का होगा क्या? उस पैसे का होगा अफॉरेस्टेशन, ठीक है ना, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। यानी आपने जो पेड़ काटे हैं उसके बदले में आप पैसा दीजिए, और उस पैसे से फिर से नया जंगल लगाया जाएगा। इसके लिए एक फंड होना चाहिए। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में इसकी बात करी गई थी पहले, लेकिन TN गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि बात तो करी गई लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बना दिया गया। NPV क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था इसी का दिया था कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है,
कम है एनवायरनमेंट के लिए, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। यानी अगर आप पेड़ काट रहे हो तो आपको जो कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए पैसा देना है, उसमें हम देखेंगे ना कि आप कौन सा पेड़ काट रहे हो, एनवायरनमेंट को आप कितना नुकसान कर रहे हो। तो हम एक फिक्स रेट नहीं लगाएंगे, एक एनपीवी निकालेंगे कि वो जो मौके पे पेड़ है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है एनवायरनमेंट के लिए, और उसके हिसाब से आपको पैसा भरना पड़ेगा। तो 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ऐसा बना देते हैं, पर एक्ट कई साल तक नहीं बना, ऐसे चलता रहा, एड हॉक कैंपा चलता रहा। 2016 में सरकार ने एक्ट बना दिया प्रॉपर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, और उसने 2 फंड बनाए, एक नेशनल फंड जो कि 10% पैसा रखेगा, स्टेट फंड्स जो कि 90% रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए क्या है कि मान लो कि ये मध्य प्रदेश है बीच में इंडिया के, अभी मध्य प्रदेश में किसी को पेड़ काटने हैं, रोड बनानी है जैसे, ठीक है ना, ये रोड है, इसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। अब पीडब्ल्यूडी वाले चाहते हैं कि मैं इस रोड को और चौड़ा कर दूं, तो अगर पीडब्ल्यूडी वाले इस रोड को और चौड़ा करना चाहते हैं तो ये सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। ये सारे पेड़ काटने पड़ेंगे तो उनका क्या निकाला जाएगा, एनपीवी अभी बताया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए सोच लेते हैं कि वो 10 करोड़ आता है, तो पीडब्ल्यू को 10 करोड़ रुपए कैंपा में जमा कराने पड़ेंगे। तो ये जो 10 करोड़ पैसा है, इसका 10% यानी 1 करोड़ जाएगा नेशनल फंड में, और 90% यानी कि 90% 9 करोड़ जाएगा मध्य प्रदेश कैंपा में, ठीक है ना। यही था हमारा कैंपा एक्ट। ट्रीज से रिलेटेड जो एक्ट हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अगले में हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में।